हेलो एवरीवन, वेलकम इन कंपटीशन कंजर्वेटरी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों के साथ आपके सामने आए हुए हैं। एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अब चाहिए आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ लिया अब तक। अभी हम लोग सिर्फ इतना पढ़ेंगे आज कि कौन से राइटर की कौन सी पोएट्री एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, कौन सी पोएट्रीज या ड्रामा या फिक्शन पूछे जाएंगे। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की बात करते हैं। विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट्स हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं? सोनेट नंबर 29। ठीक है, सोनेट नंबर 29। इसकी मैं पूरी पीडीएफ आपको लिंक में दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप लोग इसको लोड कर लीजिएगा। सोनेट नंबर 29 आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन इज डिस्ग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मेंस आई, ये वाली लाइन्स इसमें है, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। ये लाइन्स याद कर लीजिएगा, सोनेट नंबर 29 से ली गई हैं विलियम शेक्सपियर के सोनेट्स से। ठीक है, और हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम में आने वाले पोएट्स एंड पोएट्री। ठीक है, चलिए सोनेट नंबर 138, ये तो रट लो। सोनेट नंबर 138 कंफर्म एक क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं रखा ही होगा। ठीक है, याद रखिए, व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रुथ, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दो आई नो दैट शी इज टेलिंग लाई। पूरी लाइन इसकी यही है। देखो ये वाली लाइन याद रखिएगा, 138 से हैं, जब माई लव बोलती है सामने से कि मैं सच हूं, मैं जो भी बोल रही हूं, मैं कसम खाती हूं कि मैं सच बोल रही हूं, मैं बिल्कुल झूठी नहीं हूं। ठीक है, और मैं उस पर बिलीव करता हूं। सामने से क्या शेक्सपियर कहते हैं? मैं उस पर बिलीव करता हूं जबकि मुझे पता है कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है, तो ये लाइन है 138 सोनेट से हैं। ठीक है, ये लाइन्स अगर आ जाए, पढ़िएगा, पहचान आ जाए, तुरंत 138 पे पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो ये इनके सोनेट्स हैं। ओके, चलिए अब नीचे देखिए, इसमें दिए गए हैं इनके ड्रामा, इंपॉर्टेंट ड्रामा नीचे दिए हुए हैं, देख लीजिए। इनके जो 3 ड्रामा हैं बहुत फेमस रहे हैं, इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। पहला है मैकबेथ। मैकबेथ आपने स्टोरी होपफुली पढ़ी ही होगी। ठीक है, उसके कैरेक्टर से एक बार देख लीजिएगा कि कौन क्या कहता है, उसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, दूसरा ट्वेल्थ नाइट देख लीजिएगा। ट्वेल्थ नाइट ट्रायंगल लव स्टोरी है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। चलिए, दूसरा है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ, इन तीनों में से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। एक बार इस पे एक बार नजर फिर से घुमा लीजिएगा स्टोरी पे, कौन सा कैरेक्टर क्या कह रहा है। कैरेक्टर के नाम ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कई बार नाम ही पूछता है कि कौन सा कैरेक्टर की लाइन है ये, किसने ऐसा किया। तो कई बार क्या होता है, कहानी तो हम लोग पढ़ डालते हैं लेकिन कैरेक्टर नहीं ध्यान रखता कि यहाँ पे इस कैरेक्टर का नाम क्या था। तो जब भी आप कहानी पढ़िएगा, कैरेक्टर का नाम माइंड में जरूर याद रखिएगा कि किस कैरेक्टर ने कौन सी लाइन बोली थी या क्या किया था। चलिए सेकेंड पोएट पे आ जाते हैं अब हम लोग। शेक्सपियर के बस ये 5 चीजें याद रखिएगा, 29 सोनेट, 138 सोनेट और 3 इनके ड्रामा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो कम टू द नेक्स्ट जो हमारे पोएट हैं वो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए वी टॉक अबाउट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। पहली चीज तो ये नेचर पोएट रहे हैं। ठीक है, ही इज अ ग्रेट नेचर पोएट। इन्होंने मोस्टली पोएट्री नेचर के बारे में लिखा है। तो कभी अगर क्वेश्चन में आता है हु इज द नेचर पोएट, और भी लोग रहे हैं लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के बहुत अधीन रहे हैं जी। तो इनकी जो राइटिंग्स पोएट्री आ सकती है वो कौन सी? टिंटन एबी, ये तो बहुत ही फेमस है। कई बार कई लोगों के माइंड से उतर जाता है कि किसकी थी, अरे भैया ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। ठीक है, दूसरा द वर्ड इज टू मच विद अस, द वर्ड इज टू मच विद अस। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। और डिफोडिल्स, ये 3 इनकी राइटिंग्स, 3 इनकी ऐसी पोएट्री हैं जो आपको याद रखनी है विलियम वर्ड्सवर्थ की। डिफोडिल्स का अक्सर ये पूछा जाता है, डिफोडिल्स किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, टिंटन एबी से अगर आएगा तो ये नहीं पूछेगा किसने लिखी, क्योंकि सबको पता है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की है। टिंटन एबी का तो पूछ सकता है कि इसका फुल नाम क्या है, इसका फुल नेम पूछ सकता है। ठीक है, दूसरा ये पूछ सकता है इसकी लाइंस कुछ आ सकती है, ये लाइंस किससे ली गई हैं जी, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये 3 चीजें ध्यान रखनी है, टिंटन एबे, द वर्ड इज टू मच विद अस और डिफोडिल्स। ये 3 राइटिंग्स हैं
विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोएट रहे हैं, ठीक है, हमेशा नेचर की ही बातें ऑलमोस्ट की हैं। इन्होंने अपने आप को एक तरह से ढूंढा है नेचर में, ठीक है। चलो कम टू द नेक्स्ट वन नाउ, अपने नेक्स्ट पोएट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे हमारे हैं जॉन मिल्टन, ठीक है। जॉन मिल्टन का याद रखिएगा, ये जब यंग हुए थे तो अंधे हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे, ठीक है। इनका ये चीज याद रखनी है कि ब्लाइंडनेस के बारे में इन्होंने लिखा भी है जी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इनकी फेमस पोएट्री भी है। और ये याद भी रखना है, जिस पोएट्री में ब्लाइंडनेस की बात हो रही हो, ठीक है, उसमें याद रखिएगा मोस्टली वो लाइंस कहाँ से ली गई होंगी, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अगर कोई लाइंस ऐसी पूछ रहा है, उसमें बात हो रही ना मेरे अंदर अंधेरा है, उसको मैं पहचानना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो वो समझ लो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की लाइंस हैं। और किसने लिखी हैं? जॉन मिल्टन ने, ठीक है। दूसरा इनका महाकाव्य जो रहा है पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज लॉस्ट। इससे तो क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे एक दो, ठीक है। तो स्पेसिफिकली द थीम ऑफ, जो इनकी थीम रही है यहाँ पे, फॉल ऑफ मैन जो थीम है ना, एक बार वो लाइंस पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, बस दो इनके मेन जो राइटिंग्स हैं उनको याद रखना है। मेन पोएट्री है जॉन मिल्टन की, ठीक है। देख लो जॉन मिल्टन ऐसे दिखते थे। देखिए इसको बताने से एक चीज ये भी क्लियर हो जाएगी कि कई बार क्या होता है, राइटिंग्स मिक्स हो जाती हैं कि ये राइटिंग किसकी थी, ये राइटिंग किस राइटर की थी, किस पोएट की थी। तो थोड़ा सा फोटोज मैंने इसलिए लगाए ताकि आपको याद रहे कि हाँ जॉन मिल्टन ऐसे दिखते थे, इन्होंने ये लिखा है ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड पैराडाइज लॉस्ट। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट राइटर की तरफ बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट राइटर इज जॉन कीट्स जी। जॉन कीट्स के पास आ जाते हैं। हाँ, तो जॉन कीट्स जो रहे हैं, ये जॉन कीट्स की जो पोएम्स हैं जो आएंगी आपके एग्जाम में, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न, ठीक है, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न और ओड टू अ नाइटिंगेल। अब बहुत ध्यान से याद कर लो इसको, जॉन कीट्स, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न। ग्रेसियन को याद रखिएगा, ग्रेसियन अर्न कौन, अब क्योंकि मैं इसलिए इस पे जोर दे रहा हूं, ओड टू नाइटिंगेल और इसके अलावा अभी और भी नीचे आएंगे पीबी शेली वगैरह, वो भी ओड के नाम से कहीं है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाती है। जॉन कीट्स की कौन सी थी, पीबी शेली की कौन सी थी, तो याद रखना है ओड टू अ ग्रेसियन अर्न एंड ओड टू नाइटिंगेल। जॉन कीट्स, अच्छा कीट हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ कीट क्या होता है हिंदी में, कीड़ा एक तरह से। अब जॉन कीट, इससे याद रखना, अब नाइटिंगेल एक कीट की बात हो रही है, अर्न एक कीट की बात हो रही है, रियलिटी में नहीं है, बस पहचानने के लिए बता रहा हूं। फिर ये मत कहना सर तो गलत पढ़ा गए, अर्न का मतलब कुछ और होता है, नाइटिंगेल का मतलब कीट नहीं होता है, बस पहचानने के लिए बता रहा हूं। अर्न और नाइटिंगेल को कीट के तौर पे पहचान लीजिए आप, ठीक है। जॉन कीट्स की कौन सी राइटिंग्स, ओड टू ग्रेसियन अर्न, ओड टू अ नाइटिंगेल, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट पोएट की तरफ आ जाते हैं। अवर नेक्स्ट पोएट इज पीबी शेली। अब देखिए इनको आसपास इसीलिए रखा गया, इनका आ गया ना ओड टू वेस्ट विंड, पीबी शेली का ओड टू वेस्ट विंड। अब याद कैसे रखेंगे, अर्न और नाइटिंगेल हो गए कीट कीड़ा, उससे याद रखिएगा, ठीक है। ओड टू द वेस्टलैंड एंड ओजिमैंडियस, ये इनका दोनों इंपॉर्टेंट राइटिंग्स रहेंगी जो आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। और देखिए शेली कैसे लगते थे, लड़की की तरह, पीबी शेली। अच्छा शैली अपने यहां लड़कियों का नाम होता है, पीबी शेली। तो याद रखना है ओड टू द वेस्ट विंड, ठीक है, और ओजामेंडियास जी, ओजिमेंडियास। शैली से याद रखना है इनकी शैली कैसी थी, हवाओं वाली और ओजिमेंडियास वाली, ठीक है, शैली। ओके याद रखिएगा, शैली की जो ओड टू द वेस्ट विंड है उसकी शैली कैसी थी, और दूसरा ओजिमेंडियास शैली के हैं ये। चलो नेक्स्ट हमारे जो राइटर हैं वो कौन है, जॉन डोने। जॉन डोने डॉन की तरह दिखते थे, देखो
विलन नहीं लगते डॉन हमारे हिंदी मूवीज में, डॉन की तरह, है ना। द कैनोनाइजेशन लिखा है इन्होंने, ठीक है, डॉन ने लिखा है, द डॉन कैनोनाइजेशन। डॉन ली लोग कैनन लेके आते ना, कैनन मतलब तोप, कैनोनाइजेशन तोप से उड़ा दो सब कुछ, कैनोनाइजेशन। इसका मतलब ये नहीं है, याद करने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। दूसरा होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड, ये इनका बहुत ही फेमस राइटिंग्स रहेंगी, ठीक है। होली सोनेट 10, देखो कैनोनाइजेशन याद रखना है। वैसे रियल में कैनोनाइजेशन क्या होता है, किसी को सेंट बनाना, जब इंसान मर जाता है उसमें उसको सेंट बनाते हैं, साधु बनाते हैं, ठीक है। फिर उसमें एक कैनन बनाते हैं, लिस्ट, ठीक है। उस लिस्ट में उनका आधिकारिक लिस्ट होती है, उसमें नाम चढ़ाते हैं, ठीक है। इस पूरी प्रक्रिया को कैनोनाइजेशन बोलते हैं। रियलिटी में उधर जाना है, लेकिन अभी क्या है याद रखने के लिए, कैनोनाइजेशन मतलब डॉन है, और कैनोनाइजेशन मतलब तोप से उड़ा देंगे, ठीक है। दूसरा, अब देखिए जो जितने भी हमारे यहाँ डाकू हुए हैं, साधु हुए हैं, लास्ट में जाके वो साधु बन जाते हैं, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे होली आ गया, पवित्र हो गए बाद में ये डॉने। एक तो ये तोप से पहले उड़ाते हैं, तो दूसरा क्या हो गया, होली सोनेट लिखा है इन्होंने, ठीक है। तो याद रखिएगा जॉन डॉने की दो राइटिंग्स जो बहुत फेमस हैं, द कैनोनाइजेशन एंड होली सोनेट 10, डेथ बी नॉट प्राउड, ठीक है। याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट पोएट की तरफ आ जाते हैं अब हम लोग। अवर नेक्स्ट, हु इज द नेक्स्ट, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जी ये छोटा हो गया है, हाँ। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पे रुकते हैं हम लोग। जी टेनिसन बहुत टेंशन देते हैं, टेंशन। इडल्स ऑफ द किंग एंड यूलिसिस तो काफी फेमस रहा है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन काफी फेमस रहे हैं यूलिसिस के लिए, ठीक है। तो यूलिसिस एंड एडल्स ऑफ द किंग, ये दोनों राइटिंग्स इनकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। टेनिसन बहुत टेंशन देते हैं, टेंशन में इन्होंने यूलिसिस लिख डाली, और एडल्स ऑफ द किंग, जी तो याद रखिएगा। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन 1850 में पोएट लॉरेट भी बने थे। इतनी टेंशन्स रही है ना इनकी लाइफ में। अब पोएट लॉरेट जब बन रहे थे उस समय पर भी कोई जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था। सपोर्ट में कुछ लोग थे, कुछ लोग विरोध में थे, क्योंकि यहाँ पे एलिजाबेथ नामक एक लेखिका थी उस समय पे, उनको भी इनके समकक्ष रखा गया कि उनको बनाया जाए या इनको बनाया जाए। एक और थे, वो भी लड़ाई में थे इसमें कंटिन्यू कि हाँ वो भी बन सकते थे पोएट लॉरेट 1850 में, जब विलियम वर्ड्सवर्थ की इसी सन में मौत हुई थी। इससे पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ही पोएट लॉरेट थे, 1850 में वो मर जाते हैं, तब इनको बनाया जाता है। और कैसे बनते हैं ये, प्रिंस जो किंग अल्फ्रेड होते हैं इनकी सिफारिश करते हैं, तब जाकर कहीं इनको पोएट लॉरेट बनाया जाता। तो इनकी लाइफ में टेंशन कम नहीं है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, याद रखिएगा, टेंशन से। यूलिसिस लिखी थी टेंशन में, और एडल्स ऑफ द किंग लिखी थी इन्होंने, ठीक है। दोनों राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलो कम टू द नेक्स्ट राइटर। नेक्स्ट जो हमारे राइटर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी जो दो राइटिंग रहेंगी आपके लिए इंपॉर्टेंस, माई लास्ट डचेस, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन आता ही आता है, माई लास्ट डचेस, ठीक है। ये याद रखिएगा, अ की एग्जाम्पल ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। इस पे मैंने एक क्वेश्चन भी कल बताया था कि इसमें कौन सा मोनोलॉग यूज किया गया है, तो इसमें कौन सा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग। अच्छा, ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या बोला जाए, है तो ये पोएम, लेकिन इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखा गया, मतलब कि माई लास्ट डचेस में जो रॉबर्ट ब्राउनिंग है वो डायरेक्ट बोलते रहते हैं, ठीक है। मूक श्रोता जो होते हैं सुनते रहते हैं, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग में होता है, ठीक है। सुनते रहते हैं, और उस सुनने से मतलब ये अपने बारे में ही बोलते रहेंगे। इसी से इनकी सारी फीलिंग्स, ये कैसे हैं, इनका नेचर, कैरेक्टर सब सामने आएगा सिर्फ इनके बोलने से। पाठक को इनके बारे में, सब राइटर के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, बोलते चले जाओ, ठीक है। हिंदी में आप समझने के लिए ड्रामा बहुत
बहुत कोई बवाल करता है ना, क्या बोलते हैं, ड्रामा मत करो, है ना, बहुत ड्रामा कर रहे हो। तो कोई बहुत ज्यादा रोता नहीं अपने बारे में, यार मैं तो ऐसा था वैसा था और मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे साथ क्यों हो गया, मैं तो अच्छा, थोड़ी देर बाद अच्छा मैं तो अच्छा इंसान हूं, अपने आप ही में गाने लगे, अपना मूड बता रहे मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो, ज्यादा ड्रामा मत करो, है ना। तो इस तरीके से जब कोई पोएट बोलता रहता है उसको बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए बताया, एग्जैक्ट यही डेफिनेशन नहीं है। तो माय लास्ट डचेस जो है, इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग ने बहुत ड्रामा किया है, समझ लो, ड्रामेटिक मोनोलॉग में इसको लिखा है, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउनिंग का कौन सा है, माय लास्ट डचेस, याद रखिएगा। चलो चलिए नेक्स्ट राइटर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अवर नेक्स्ट राइटर इज टी.एस. इलियट। जी, टी.एस. इलियट पे आ जाते हैं जी। तो हमारे नेक्स्ट पोएट हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट की जो इंपॉर्टेंट राइटिंग्स रही हैं वो कौन सी रही हैं, दोनों आप देख लीजिए, सामने हैं आपके दो राइटिंग्स जो रही हैं टी.एस. इलियट की, काफी फेमस राइटिंग्स रही हैं, ठीक है। उसमें पहली आती है द वेस्टलैंड, द मोस्ट फेमस पोएम बाय टी.एस. इलियट। द वेस्टलैंड, एक हैंडसम इंसान द वेस्टलैंड से आया था। वेस्ट मतलब बहुत ही बेकार, है ना, लैंड मतलब जगह, द वेस्टलैंड से ये टी.एस. इलियट, देखो स्मार्ट लग रहे हैं ना फोटो में। चलो ये सिर्फ मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, रियलिटी नहीं है। द वेस्टलैंड में कोई हैंडसम मैन नहीं आता है, ठीक है। द वेस्टलैंड किसके द्वारा लिखी गई है, टी.एस. इलियट, ठीक है। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, ठीक है। ये इनकी दूसरी जो पोएम है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार, ठीक है। बहुत ज्यादा इसको नहीं सुना होगा लेकिन इस बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। इसके बारे में आप दो चार चीजें जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टी.एस. इलियट की दो पोएम्स आपकी एग्जाम में आने ही वाली हैं। देखिए मैं सारी नहीं बता रहा हूं, जो आने वाली हैं सिर्फ वही बता रहा हूं। इनमें से 90% पूछा जाएगा और लाएंगे ही कहां से क्वेश्चन, और क्वेश्चन लाएंगे ही कहां से, इन्हीं में से पूछा जाना है जी। नेक्स्ट आते हैं W.B. यीट्स, द सेकेंड कमिंग, द मोस्ट फेमस पोएम सेकेंड कमिंग, ठीक है। और सेलिंग टू बाइजेंटियम, दोनों बहुत ही फेमस हैं, ठीक है। दोनों पोएम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, द सेकेंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेल मतलब होता है नाव खेना, नाव चलाना, खेना, सेल करना, ठीक है। द सेकेंड कमिंग आप कैसे याद रखेंगे, W.B. यीट्स, इन्हीं के जैसे अभी ऊपर हमने पढ़े टी.एस. इलियट, है ना। तो ये मान लो सेकेंड राइटर हम पढ़ रहे हैं उसी तरीके का। तो सेकेंड कमिंग किसने लिखी है, W.B. यीट्स ने, सेकेंड कमिंग, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम। समझ लो W.B. यीट्स जो हैं ये नाव से बैठ के बाइजेंटियम जा रहे हैं, ठीक है। सेलिंग टू बाइजेंटियम, कह रहे हैं द सेकेंड इज कमिंग, मैं भी आ रहा हूं, टी.एस. इलियट आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूं, द सेकेंड कमिंग W.B. यीट्स, ठीक है। कहां आ रहे हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम। तो दोनों पोएम याद रखिएगा किसकी हैं, W.B. यीट्स की, ठीक है। चलो नेक्स्ट राइटर पे आते हैं। आवर नेक्स्ट राइटर इज थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे जी, थॉमस ग्रे की सिर्फ एक ही राइटिंग इंपॉर्टेंट है जो इस बार एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। ये हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी फेमस रहती है। तो थॉमस ग्रे जो हैं इन्होंने कौन सी लिखी, द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। इसमें मौत के बाद की चीजें बताई गई हैं, ये सारी चीजें तो याद रखिएगा। एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, इसके बारे में किसने लिखा है, थॉमस ग्रे। थॉमस जो कि ग्रे थे, इनके बाल ग्रे थे इसलिए इनका नाम शायद ग्रे पड़ा होगा, या इनके फादर का नाम ग्रे होगा जी। थॉमस ग्रे जो ग्रे थे उन्होंने लिखा था एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। थॉमस ग्रे की है, याद रखना है, थॉमस ग्रे कंट्री चर्चयार्ड। चलो अब हम आते हैं ड्रामा पे। देखिए शेक्सपियर के ड्रामा हमने बता दिए थे, पोएम्स सिर्फ इतनी ही आनी जितनी आपने पढ़ी हैं, अभी मैंने बताई हैं, इनमें से याद कर लीजिए, पोएम्स इतनी ही पूछी जाएंगी। इसके इक्का दुक्का हो सकता आ जाए वरना नहीं आएंगी, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। दूसरा आते हैं ड्रामा पे। जो ड्रामा है वो आने वाले ड्रामा सिर्फ इतने ही हैं, बाकी मैंने विलियम शेक्सपियर के उधर 3 बताए थे, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट एंड तीसरा
मर्चेंट इन वेनिस वाला, ठीक है। 3 वो ड्रामा याद रखने हैं, दूसरा 3 ड्रामा ये याद रखने हैं। बेन जॉनसन, देखो ये है बेन जॉनसन, इनका है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये है बेन जॉनसन के द्वारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। ह्यूमर वैसे क्या होता है? ह्यूमर हंसी मजाक, ह्यूमर करना, ठीक है। तो बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, हर आदमी अपने मजाक के अंदाज में, एक मतलब निकालते हैं इसका, ठीक है। तो बेन जॉनसन द्वारा ये लिखा गया है, बेन जॉनसन के द्वारा एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ठीक है। दूसरे आते हैं बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड मैन, आर्म्स हथियार एंड मैन और आदमी, आर्म्स एंड मैन। हमारे इंडिया में क्या होता है? बर्नर होते ना, बर्नार्ड शॉ, बर्नर का शो। अब आर्म से क्या करते हैं? गोलियां चलती हैं, तोप चलती हैं, आग लग जाती है, बर्न हो जाते हैं लोग जी। बर्नार्ड से लोगों को बर्न करने का याद रखे, आर्म्स एंड मैन, ठीक है। आर्म्स हथियार एंड मैन और आदमी, ठीक है। तो बर्नार्ड शॉ का जो है ऐसे याद रहे, बर्नर शो है ना, जलने वाला शो चल रहा है, बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। हथियार और आदमी जला दो, चलो याद रखना है बर्नार्ड शॉ, आर्म्स एंड द मैन। चलिए लास्ट बात है गॉल्सवर्दी का जस्टिस। गॉल्सवर्दी का जस्टिस जो ड्रामा है ना, फाल्डर होते हैं, फाल्डर 9 को $90 बना लेते हैं जी। गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया है जस्टिस। वर्दी मतलब क्या होता है वैसे? अगर हम सिर्फ वर्दी का मतलब निकालें, गॉल्सवर्दी, वर्दी हिंदी में नहीं इंग्लिश में वर्थ होता ना, वर्थ मतलब वैल्यू, वर्दी मतलब इसकी औकात, मतलब वैल्यू वाली चीज वर्दी हो गई, ठीक है। तो जस्टिस क्या है? बहुत ही वैल्यू वाली चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जस्टिस, ठीक है। वो इंडिया में हो कहीं भी हो, जस्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिस मतलब न्याय, हर जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्दी है, जस्टिस वर्दी है, हर जगह वर्दी है। और लिखा किसने? गॉल्सवर्दी ने लिखा है जस्टिस, ठीक है, याद रखिएगा गॉल्सवर्दी जस्टिस। चलो ये ड्रामा हो गए। अब आते हैं प्रोज एंड फिक्शन जी। प्रोज एंड फिक्शन में देखिए हमारे पास 4 हैं, इसमें 4 राइटर्स हैं, अभी 2 और आएंगे जी। तो प्रोज एंड फिक्शन में पहले हमारे हैं फ्रांसिस बैकन जी। ये बैकन है, देख लीजिए, फ्रांसिस बैकन, फ्रांसिस बैकन, द फादर ऑफ एसे, फादर ऑफ एसे, एसे के फादर माना जाता है, ठीक है। द फादर ऑफ एसे फ्रांसिस बैकन, द फादर ऑफ ड्रामा विलियम शेक्सपियर, द फादर ऑफ पोएट्री चौसर। तीनों चीजें याद रखनी है जी। फ्रांसिस बैकन की जो ये राइटिंग है ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ, इनको याद रखना है, ठीक है। ऑफ स्टडीज ऑफ ट्रुथ जी, इसको बहुत ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं चार्ल्स लैम्ब का जो है ना ड्रीम चिल्ड्रन, ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब द्वारा है। चार्ल्स लैम्ब, इनका जो सिडोनिम है वो क्या है? इलिया, लड़कियों वाला सिडोनिम लिया था इन्होंने, इलिया। तो इलिया का जो ड्रीम चिल्ड्रन चार्ल्स लैम्ब का ही नाम इलिया है, लड़कियों जैसा, है ना, है ना। अच्छा, इनका क्या है? चार्ल्स लैम्ब इलिया खुद ही में है, और इनका सपनों का है मेरा बच्चा ऐसा हो, मेरा बच्चा वैसा हो, ड्रीम चाइल्ड, याद रखिएगा चार्ल्स लैम्ब का है ड्रीम चाइल्ड, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। 2 और हमारे हैं प्रोज में जो इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने, बस ये लास्ट है, ठीक है जी। जेन ऑस्टन आ गई हैं इसमें, बस ये 2 लास्ट पढ़ लीजिए, इतने में से ही सारे क्वेश्चन आएंगे आपके जी। जेन ऑस्टन का पूछा जाएगा प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ये पूछा ही पूछा जाना है, कहीं ना कहीं पे ये लाइंस पड़ी ही होंगी, ठीक है। तो जेन ऑस्टन द्वारा लिखा गया है प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ठीक है। दूसरे आते हैं जॉर्ज ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल एनिमल फॉर्म, देखो अंग्रेजों जैसे लगते भी हैं, अंग्रेजी हैं, ऑरवेल, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। एनिमल फॉर्म, एनिमल फॉर्म जो है इनके द्वारा ये प्रोज लिखी गई है, तो याद रखिएगा जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फॉर्म। अब इतनी चीजें जो हमने बताई हैं इनको एक बार आप गौर से देख लीजिएगा, इनके बारे में कुछ कुछ पढ़ लीजिएगा, ठीक है।
इन्हीं में से आपके, अच्छा खासकर जो ड्रामा और प्रोज हैं ये, इनकी एक बार जरा समरी देख लीजिएगा, ठीक है। जो ड्रामा मैंने बताए हैं और प्रोज, इनकी समरी जरूर देख लीजिएगा, इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएंगे, कंफर्म आएंगे, ठीक है। बाकी पोएट्री के तो सिर्फ नाम याद रखिएगा, कुछ लाइंस अगर देखना चाहें देख सकते हैं उसमें से, बाकी आपका यही इंपॉर्टेंट चीज है जी, इसी में से आएगा। दूसरी चीज ये है कि इसकी पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिसको चाहिए है वो लोड कर सकता है, सारी पीडीएफ आ जाएगी, आप आराम से देख के उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट, कल हम अपने कुछ और खास पॉइंट्स के साथ में जो आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स अ लॉट।